नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। अपन क्या पढ़ रहे थे? देखो 12th क्लास के अंदर अपन ये पढ़ रहे थे कि जीव और समष्टि के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अंदर मैंने आपको जो अजैविक कारक हैं उनके बारे में, जैसे प्रकाश, तापमान और इनके बारे में बता दिया था और इनके प्रति जो जीवों की प्रतिक्रिया क्या होती है वो बता दिया था और वो जीव कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रेगुलेटर है, कन्फर्मर्स हैं, वो बता दिया था। और एक एलन का रूल है वो थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उसके बाद अपन पॉपुलेशन है वो पढ़ेंगे। तो एलन का रूल क्या कहता है? इसके अंदर एलन का रूल आता है जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एलन का रूल, एलन ये कहता है कि जो शीत जलवायु प्रदेश है ना, वहां पर क्या होता है कि जो जीव होते हैं उन जीवों के पेट, नाक, कान और हाथ ये छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे। ये छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से हीट लॉस ज्यादा होता है। क्योंकि देखो वो कहाँ रह रहे हैं? शीत जलवायु में रह रहे हैं, यानी ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं। तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि उनको अपना इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे? हीट जनरेट करते हैं। तो हीट जनरेट करेंगे तो क्या होता है कि अपने अंदर भी तो होता है ना कि ठंड के अंदर अपनी नाक बहुत जल्दी लाल हो जाती है। तो वो लाल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नाक, कान और अपने जो हाथ हैं और जो पैर की अंगुलियाँ हैं वहाँ से हीट लॉस बहुत ज़्यादा होती है, तो हीट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मेंटेन करने के लिए क्या करें? इनको छोटा कर लो। तो ये छोटे हो जाएंगे तो हीट लॉस है वो अपने आप ही कम होंगी। बड़े होंगे तो और ज़्यादा हीट निकलेंगे, छोटे होंगे तो हीट लॉस है वो कम होगा। इसलिए तो अपनी नाक है वो जल्दी से लाल हो जाती है। और वो लाल किस वजह से हो रही है? वो ठंड की वजह से नहीं हो रही बल्कि हीट की वजह से होती है। आप अगर किसी भी एक लोहे का कोई भी वस्तु हो, अगर उसको अगर अपन ताप लगाएंगे तो वो गर्म होता है और वो लाल हो जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ अपने नाक पे भी है कि नाक में हीट जनरेट होती है ना, तो वो लाल दिखाई देता है। फिर तो वो ठंड की वजह से नहीं है बल्कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है और उस हीट की वजह से आपका जो नाक है ना वो लाल हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए कि ये तो एलन का रूल है। एलन ने क्या बोला था कि शीत जलवायु में जो जीव रहते हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती है, जैसे पैरों की अंगुलियां, हाथों की अंगुलियां, नाक, कान, ये छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस है वो कम हो सके। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं पॉपुलेशन पर कि पॉपुलेशन है वो क्या होता है। पॉपुलेशन क्या होता है? देखो जीवों का समूह होता है जो एक सेम एरिया में रहते हैं, वहाँ के सेम संसाधन को वो यूज करते हैं और लड़ते झगड़ते भी है और इनब्रीडिंग भी करते हैं। ऐसे जीवों को पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन लें तो जैसे कि एक घास के मैदान में हिरण रह रही है, बहुत सारी हिरनें हैं वो आपस में रहती हैं और सेम संसाधन यानी उस घास का वो यूज कर रही है। सभी खा रहे हैं, सेम संसाधन तो वही है उनके लिए, तो वो घास वो खा रही है, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं और बच्चे पैदा भी करते हैं। उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के गुण होते हैं। आपने सोचा है कभी कि पॉपुलेशन के गुण हो सकते हैं? पॉपुलेशन के गुण होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है जन्म दर। तो पॉपुलेशन में तो होती है जन्म दर। तो जन्म दर क्या होती है कि प्रति इकाई समय आप महीना ले लो या फिर साल भर ले लो या 6 महीने ले लो या 12 साल ले लो, तो प्रति इकाई समय में प्रति व्यक्ति जन्म कितना होता है वो ही जन्म दर होती है। और इसको अपन स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं इसको? नेटिलिटी होती है टोटल बर्थ और नेटिलिटी को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। तो जब भी कभी कैपिटल बी आ जाता है इसका मतलब होता है टोटल बर्थ और स्मॉल बी आ जाए इसका मतलब होता है जन्म दर। तो जन्म दर अपन निकाल रहे हैं कि कितनी बर्थ हुई अपॉन मूल समष्टि का आकार कितना है। मूल समष्टि का आकार। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक एग्जांपल ये लेते हैं कि कोई तालाब था और उस तालाब में हमने देखा कि 20 कमल के पौधे। कुछ टाइम बाद देखते हैं, यानी 1 साल बाद देखो या महीने बाद देखो कि वहां पर 28 कमल के पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कितने जन्मे? यानी 20 तो पहले से थे, 28 हो गए यानी 8 जन्मे। तो नेटिलिटी कितनी आ जाएगी? तो b/28
अपन निकालेंगे तो 0.4 है, वो उस समष्टि की जन्म दर है, वो निकल के आ जाती है। इसके बाद है मूल समष्टि का आकार। फिर इसके बाद है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी वही होती है कि प्रति इकाई समय में प्रति व्यक्ति मृत्यु कितनी हो रही है। मान लो कि 40 का वो मूल समष्टि का आकार है और मृत्यु कितने मरे, 4 मर गए, तो इसका आ जाएगा मृत्यु दर निकल के 0.1। यानी ये इस मर रहे हैं उसको बोलते हैं ये मोर्टेलिटी। ये होता है टोटल डेथ कितनी हुई, और इस मोर्टेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, यानी टोटल डेथ कितनी है बटा इसमें मूल समष्टि आ जाएगी कि 40 लोग थे और मोर्टेलिटी कितनी होगी, 4 होगी, तो 4/40 अपन करेंगे तो 0.1 है, वो किसी भी समष्टि की मृत्यु दर वो निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद है समष्टि का गुण सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है कि कोई भी जो समष्टि है और उस समष्टि में नर कितने हैं और मादाएं कितनी हैं। मान लो कि मादाएं हैं वो 60% है और नर है वो 40% है, लेकिन ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है, आपकी बुक्स में ऐसा लिखा है इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप आज की जनगणना करो तो नर ज़्यादा है और मादाएं हैं वो कम है। आयु पिरामिड की अगर अपन बात करें तो क्या है कि कोई भी समष्टि है और उस समष्टि में आकार के आधार पर ये आयु का वितरण देखें और उसको प्लॉट करें, ठीक है, और प्लॉट करेंगे तो जो संरचना निकल के आएगी ना, जो संरचना बनेगी उसको अपन बोलेंगे आयु पिरामिड, ठीक है। आयु पिरामिड है, उसके अंदर बाईं तरफ तो नर होता है और दाईं तरफ मादा होती है। तो अपन बनाते हैं कि एक होता है बढ़ती जनसंख्या का जिसका बेस काफी चौड़ा होता है, फिर ऊपर आगे जाते हुए ऐसे कम तरीके से ये बेसिस है वो आते जाएंगे। ऊपर की तरफ तो होगा जन्मोत्तर, बीच में जो जनसंख्या होगी वो जननक्षम वालों की होगी, जननक्षम, और नीचे जो होगी वो जन्म पूर्व, यानी एक तरफ बच्चे आ रहे हैं, फिर जो ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देने योग्य होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं, ये क्या होती है इस तरीके से आ रही है। इसके अंदर बीच में से लाइन खींच देते हैं तो बाईं तरफ तो नर होगा और दाईं तरफ मादा होगी। ये बढ़ती जनसंख्या है। जब ऐसा आपको पिरामिड नुमा आयु पिरामिड मिले तो ये बढ़ती जनसंख्या है, इसमें जनसंख्या वो बढ़ रही है। जैसे कि अपन भारत को मान लें, चीन को मान लें, तो उसके अंदर क्या होती है कि जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, बढ़ रही है। सेकेंड आप देखते हैं कि इसके अंदर जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, यानी ऊपर नीचे का दोनों एक समान होते हैं। जननक्षम के भी कुछ हैं वो जन्म पूर्व के जैसे ही होते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा जन्मोत्तर, ये जननक्षम और ये जन्म से पूर्व है। ये जो होता है अगर अपन इसको देखें इस तरीके से तो ये घंटाकार होता है, ऐसे घंटी नहीं होती क्या, तो ये घंटी का जैसा होता है, तो ये आयु पिरामिड है, इसको बोलते हैं घंटाकार, और ये स्टेबल होता है, यानी इसमें जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। और जहां पर भी अगर किसी भी पॉपुलेशन का अगर आप आयु पिरामिड प्लॉट करते हो और घंटाकार निकल के आता है तो वो स्टेबल है। फिर उसके बाद है इसके अंदर कि जननक्षम वाले का जो बेस होगा वो ज्यादा बड़ा होगा और जो बूढ़े लोग हैं उनका बेस वो नैरो होता जाएगा, और जो बच्चे लोग हैं उनका भी जो बेस है वो नैरो होता जाएगा। इस तरीके से ये ऐसा निकल रहा है, इसको बोलते हैं तरकू रूपी स्पिंडल से। इसके अंदर क्या होती है, जनसंख्या घटती है। अगर आप किसी भी पॉपुलेशन का आयु पिरामिड को प्लॉट करो और तरकू रूप पिरामिड निकल के आए तो इसका मतलब है वहाँ की जनसंख्या घट रही है, और ऐसा जापान में देखने को मिलता है।
आगे अपन बात करें समष्टि घनत्व की। ये भी पॉपुलेशन का एक गुण है। समष्टि घनत्व कुछ नहीं है, समष्टि की साइज है वो ही समष्टि का घनत्व है। तकनीकी रूप से आकार को ही अपन क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व बोलते हैं। समष्टि घनत्व को पता कैसे करते हैं, इसके लिए दो विधियां हैं, एक तो निरपेक्ष विधि है और एक आपेक्षिक विधि है। निरपेक्ष विधि में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट गिन लेंगे, जाएंगे जंगल में और जैसे हिरणों को गिनना तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन लेंगे। तो गिनना, या फिर अगर आप टाइगर को देखना चाहोगे तो सामने खड़े होकर टाइगर को आप गिन नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसको गिनने लग जाओगे तो वो आपको खा जाएगा। तो क्या कहते हैं, पद चिन्ह गिन लेते हैं, उसके पैरों के निशान है वो गिन लेते हैं। ये निरपेक्ष विधि है। आपेक्ष विधि में आप क्या करोगे, डायरेक्ट गिनोगे। क्या करते हैं, तालाब है और उसके अंदर मछली है, तो ऐसे तो अंदर जाके गिनोगे नहीं कि आपने गोता लगा लिया और तालाब के अंदर जाके गिन रहे कि 1 मछली 2 मछली 3 मछली, ऐसे आप कभी नहीं करोगे। उसके अंदर क्या करोगे, एक जाल डालोगे, उसको बाहर निकालोगे। अगर उस जाल में फंसकर कम मछली आ रही है, इसका मतलब समष्टि घनत्व वहाँ का कम है, और अगर एक साथ ही बहुत सारी आ रही है, उसका मतलब है समष्टि घनत्व वहाँ का ज्यादा है। यह आपेक्षिक विधि होती है। समष्टि वृद्धि की बात करें कि एक निश्चित समय में समष्टि की वृद्धि होती है, जनसंख्या है वो बढ़ती है, तो इसका एक फॉर्मूला है समष्टि घनत्व T+1। T तो क्या हो गया, जैसे यहाँ अपन गिने कि 2000 तक की जनगणना की अपन, ठीक है, फिर 2022 में अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो T तो वो हो गया कि 2000 तक कितना था और 2022 में वो क्या कर रहे हैं, तो इस समष्टि घनत्व में T+1 अपन लगा देते हैं। इक्वल क्या करते हैं, समष्टि घनत्व यानी 2000 तक कितनी थी वो लिख देते हैं, कितना घनत्व था, प्लस इसके अंदर नेटिविटी यानी टोटल बर्थ कितनी हुई, क्योंकि जुड़ेंगे ये लोग, प्लस इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है आप्रवासन, कि आए कितने, क्योंकि जो आते हैं और जो जन्म लेते हैं वो भी गिने जाते हैं, उसमें से माइनस किसको कर दो, जो मर रहे हैं यानी मोर्टिलिटी, प्लस जो इमिग्रेशन होता है यानी उत्प्रवासन, जो निकल कर चले जाते हैं। जैसे ये कोई समष्टि है, इसके अंदर आ रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, ये इमिग्रेशन, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। और कुछ क्या होते हैं, मर जाते हैं यानी मृत्यु हो जाती है, तो वो बाहर निकल जाएंगे, वो तो घटेंगे ना उसमें से। और कुछ क्या होते हैं कि यहाँ से भाग जाएंगे, उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। तो क्या करना है, समष्टि घनत्व निकालते वक्त इन दोनों को तो जोड़ देना है और इन दोनों को समष्टि में से घटा देना है, तो आपको जो समष्टि घनत्व है वो निकल के आ जाएगा। फिर सामान्य स्थिति में अगर आप देखते हो तो मान लो सामान्य स्थिति में ये कोई पॉपुलेशन है, अगर आपको समष्टि घनत्व देखना है तो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसको देख लो, कितना जन्म हुआ है और कितने मरे हैं, वो फैक्टर इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। और कोई नई कॉलोनी बसती है, ये एरिया है यहाँ पे भी है ही नहीं, तो किसी का आना जरूरी है ना यहाँ पे, तो कोई आएगा यहाँ पे, तो इमिग्रेशन है वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि पहले आना जरूरी है, उसके बाद ही तो बच्चे जन्मेंगे, उसके बाद ही तो मरेंगे। तो अगर आप कोई एक नई कॉलोनी है जहाँ पे बसने जा रही हैं, तो वहाँ पर इमिग्रेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले है वो करता है। जैसे कोई नग्न चट्टानें हैं तो वहाँ पर पहले है वो प्लांट धीरे धीरे उगेंगे, फिर उनमें से कोई मरेंगे, फिर नए हैं वो पनपेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ दोबारा समझाना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।